हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस के कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तो होते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का क्या है? मुनाफा कमाना, ठीक है, बिजनेस को सर्वाइव कराना और अल्टीमेटली बिजनेस को ग्रो करना, ठीक है। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए हमारे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? थिंग्स व्हाट यू डू फॉर द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप जो जो प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जो जो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक बार फटाफट डिस्कस कर लें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, बिकॉज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत क्लियर थे, बहुत तीन ही तो थे। चलो एक बार इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही देख लेते हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स कौन से पढ़े? नंबर 1 वाज प्रॉफिट अर्निंग, नंबर 2 इज द सर्वाइवल, एंड लास्ट एंड नंबर 3 वाज द ग्रोथ, यानी कि योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू सर्वाइव एंड ग्रो अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या पढ़ा? एज अ बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि एक बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है, it is necessary that a business also pursue certain objectives desired by the people of the society, ठीक है जी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन लोगों को बाहर न्यूज में लोगों को पता है कि ना वो ढंग से अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ एक बार हुआ भी था, तो अल्टीमेटली उस कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इन द मार्केट, एंड फिर कंपनी को नुकसान भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सोशल इमेज अच्छी होना जरूरी है, एंड क्योंकि आप सोसाइटी का पार्ट हो तो जनरली सिर्फ इमेज पर्पस के लिए नहीं, वैसे भी आपको सोसाइटी का भला करना चाहिए, ठीक है। सो क्या क्या हो सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स? हमने पढ़े थे, जस्ट अ सेक। हाँ जी, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए, तो क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि एक तो आपका प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, जैसे कई बारी कुछ कंपनीज के मोबाइल फोन्स की बैटरीज फट गई वाइल चार्जिंग, ठीक है, सो इट्स नॉट सेफ टू यूज, ठीक है। कुछ मोबाइल कंपनीज होती हैं जिनके सेट्स जो हैं 1 साल 1.5 साल के बाद प्रोसेसर स्लो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, सो दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट ड्यूरेबल। उसके बाद सेकंड वाज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का मतलब जैसे हम फेयर एंड लवली के एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि आप उसको 15 दिन लगाओ, 1 महीना लगाओ और आप गोरे हो जाओगे। सो अल्टीमेटली आपका स्किन कलर जो बाय बर्थ है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आप क्रीम जोन सी मर्जी लगा लो। सो इट्स अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। हम एक्स डिओड्रेंट की एड देखते हैं कि बंदा एक्स का डिओ लगाता है और लड़कियां गिरने शुरू हो जाती हैं उस पर, ठीक है। सो इट्स अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवरी एम्प्लॉयर शुड स्ट्राइव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। साहब एक बात बताओ, मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, मुनाफा कमाना, ठीक है। तो अगर मुनाफा कमाने के लिए मुझे एक मशीनरी लगाने की जरूरत है, ठीक है, मुझे लगता है अभी मेरे पास जितनी लेबर है वो 10,000 यूनिट्स बनाती है मेरे प्रोडक्ट की एक महीने में, अगर मैं मशीनरी लगा लूं तो मेरी प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इन लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि मशीनरी लगाने की वजह से मुझे लेबर को निकालना पड़ जाए, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और मेरा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्या वो ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है? तो सब सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज सेकेंडरी टू प्रॉफिट अर्निंग एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। पहले फर्म अपना मुनाफा देखेगी, अपना बेनिफिट देखेगी, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आप जाओगे। आप भी दान पुण्य तब करोगे ना जब आप खुद कमा रहे हो, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एवरी कंपनी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड लास्ट इज द कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस किसी भी तरीके की सोशल सर्विस हो सकती है। आप अपने फैक्ट्री के बाहर पेड़ लगाएं, पानी का जो भी है सेटअप लगा दें कि कोई भी आता जाता पानी पी सके, आप खाना बांट सकते हैं, तो किसी भी तरीके की कम्युनिटी सर्विस कोई भी कंपनी कर सकती है, ठीक है। इसके बाद जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हेडिंग डालेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
जो हमने अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा, सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, इसी प्रॉफिट का रोल समझना है कि मुनाफा कमाने की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव और कैसे ग्रो करती है। ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। लिखेंगे जी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस is maximization of profits। सब अब ध्यान से समझो, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, बट दिस इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लिखेंगे आगे, profit is an essential element of a business. Profit is an essential element of a business because of the following. Because of the following. Number one, source of income for business persons. Source of funds for meeting expansion requirements. Indication of efficient working of business reward for risk taking. Builds up reputation for business। ठीक है जी, समझेंगे प्रॉफिट से क्या बेनिफिट होता है फर्म को और क्यों जरूरत होती है प्रॉफिट की। नंबर वन, सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्संस। ठीक है जी, जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज हो गए, ओनर हो गए, ठीक है, इन सारे लोगों को अपनी रेगुलर इनकम, लाइवलीहुड कहां से मिलेगा? सब बिजनेस के मुनाफे से ही मिलेगा। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, अगर उसको 100 से ज्यादा में नहीं बेचा तो मुनाफा नहीं होगा। मुनाफा नहीं होगा तो आप घर कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जा पाओगे। तो बहुत जाहिर सी बात है साहब, अगर आप इसको 150 में बेचोगे तो 50 रुपए मुनाफा है, दैट यू कैन स्पेंड, अदरवाइज 100 रुपए तो कॉस्ट ही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। अगर जो भी हमने ग्रोथ की बात करी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आप ग्रो करोगे कैसे? नई मशीनरी लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? जो ऑलरेडी लगा हुआ है उससे अलग। ठीक है, सब वो मुनाफे से आएगा। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर एक बिजनेस मुनाफा कमा रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि पॉसिबिलिटी यही है कि बिजनेस में सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, जनरली। उसके बाद रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। साहब मुनाफा अगर हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं रिस्क जरूर लिया होगा। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क।
फिफ्थ, बिल्ड्स अप रेपुटेशन फॉर बिजनेस। साहब जितना ज्यादा मुनाफा होता है, आप अपने शेयर होल्डर्स को जितना ज्यादा मुनाफा कमा के देते हैं, उतनी ज्यादा आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की रेपुटेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स ने बहुत मार्केट में पैसा बनाया है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉफिट एक बिजनेस की हेल्थ के लिए जरूरी तो है, लेकिन अगर एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर फोकस करे तो साहब बहुत सारी गलत एक्शंस हो जाते हैं कई और स्टेक होल्डर्स के साथ। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर शब्द का मतलब होता है कोई भी ऐसे लोग जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो। आपके बिजनेस में इंटरेस्ट किन किन लोगों का है? नंबर 1 आपका खुद का ओनर, नंबर 2 एम्प्लॉइज, नंबर 3 कस्टमर्स, नंबर 4 लेंडर्स जिन्होंने आपको उधार पे पैसा दिया है, नंबर 5 सरकार गवर्नमेंट जिनको आप टैक्सेस देते हैं। तो वो सारे लोग जो आपके बिजनेस से इफेक्ट होते हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करोगे तो आपके बाकी स्टेक होल्डर्स को नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं समझा देता हूं दोबारा से। साहब एक शब्द की मैंने बात करी, स्टेक होल्डर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं? ओनर, एम्प्लॉई, कस्टमर, लेंडर, गवर्नमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि जो लोग आपके एक्शन से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई कैसे होते हैं? साहब मैंने सैलरी कम कर दी तो ऑब्वियसली इंपैक्ट होंगे, तो डायरेक्ट है। मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर इंपैक्ट होगा। लेंडर, साहब अगर मैं मुनाफा नहीं कर रहा तो मैं अपने लेंडर को रीपे नहीं कर सकता, तो लेंडर का ऑब्वियसली इंटरेस्ट यही होगा कि मैं मुनाफा कमाऊं। ठीक है, एंड लास्ट विल बी द गवर्नमेंट। अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो टैक्स तो टैक्स तो दे ही नहीं पाऊंगा ना। इनकम नहीं होगी तो टैक्स कैसे दोगे? टैक्स इज ऑलवेज ऑन एन इनकम। ठीक है, सो ऑल विल बी अफेक्टेड। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो एक बात तो जाहिर है सबसे ज्यादा फायदा होगा ओनर को, क्योंकि सारा का सारा मुनाफा किसको जाएगा? ओनर को जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कस्टमर को हो सकती है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी इंपैक्ट होगा उसके ऊपर। भाई आपको फायदा होगा, उसको ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है, तो बंदे को तो खरीदनी है जो मर्जी करे, मार्केट में और कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो तो अपना घर बेच के भी उस दवाई को तो खरीदेगा। आपका मुनाफा जरूर बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ignores the interests of various stakeholders, especially customers. Therefore, profit is not the sole criteria of a business. Profit is not the sole criteria of a business. ठीक है, अब हमने ये समझा कि मुनाफा होता है बिकॉज यू टुक सम रिस्क, क्योंकि आपने कोई रिस्क उठाया उसकी वजह से आपको मुनाफा हो रहा है। तो साहब ये समझिए कि रिस्क क्या होता है और एक बिजनेस में कितने तरीके के रिस्क हो सकते हैं। मैं अभी सिर्फ बिजनेस रिस्क का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं।
ये टॉपिक आपका दोबारा से आपके 12th स्टैंडर्ड में आएगा, जहां पे आप अपने रिस्क को दो हिस्सों में बांटोगे, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो अभी हम उसको नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क की तरफ आ रहे हैं कि एक बिजनेस के अंदर कितने तरीके के रिस्क हो सकते हैं। तो दो तरीके के रिस्क हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। पहला रिस्क तो साहब ये होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है। स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब आपका रिस्क, स्पेक्युलेशन शब्द का मतलब होता है मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। तो मैंने एक मशीनरी लगाई, ठीक है, तो मशीनरी लगाना एक रिस्क है। हो सकता है इससे आपको मुनाफा हो सकता है इससे आपको नुकसान हो। क्यों? हो सकता है कस्टमर को बाद में वो प्रोडक्ट ही ना चाहिए हो जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे उस मशीनरी से, तो साहब आपने करोड़ों रुपए की मशीनरी लगाई, वो बेकार हो गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बढ़ जाए और आप वो ज्यादा जो डिमांड है उसको आप अपनी ज्यादा सप्लाई से सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि अब आपके पास मशीनरी है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। दूसरा रिस्क होता है प्योर रिस्क, यानी कि इस रिस्क से फायदा नहीं हो सकता, या तो नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने फायर एक्सटिंग्विशर अपने यहां पे लगा रखा है, तो अगर कभी आग लग गई तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग से होने वाले नुकसान से बच सकता हूं, ठीक है। और अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हुआ तो फायर से होने वाला नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो प्योर रिस्क की कहानी क्या है? या तो माइनस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, यानी कि या तो नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या कहता है? या तो नुकसान होगा या मुनाफा होगा। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको हम इन डिटेल समझेंगे। हेडिंग लिखेंगे अपनी अगली, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क लिखेंगे, बिजनेस रिस्क रेफर टू, बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profits or even losses due to uncertainties, due to uncertainties or unexpected events. सो बिजनेस रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो मुनाफा कम होगा या नुकसान होगा। एक ही बात है, मुनाफा कम होना भी नुकसान है, ठीक है। लॉस ऑफ इनकम इज ऑल्सो अ लॉस, ठीक है। सो आइदर देयर आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, या तो मुनाफा कम हो गया या नुकसान हो गया, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। साहब रिस्क शब्द का मतलब वहीं आता है जहां पे सर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि श्योरिटी नहीं होती ये इवेंट होगा या नहीं होगा। आग लग भी सकती है, आग नहीं भी लग सकती है। सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी। तो जहां पे अनसर्टेनिटी होती है वहां पर रिस्क होता है, ठीक है। लिखेंगे जी, बिजनेस रिस्क कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। दो तरीके के बताए मैंने आपको। Business risks can be categorized as follows. Number 1, speculative risk. तो एक होता है speculative risk, एक होता है pure risk. तो speculative risk का end result क्या होता है? या तो profit हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में, दिस रिस्क इन्वॉल्व्स
the possibility of gains as well as losses. तो इस रिस्क से क्या होता है, या तो मुनाफा हो सकता है या फिर घाटा हो सकता है. ठीक है. स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्यों होते हैं और कब होते हैं? चेंज इन द मार्केट कंडीशंस. क्या हो गया स्क्रीन को? जस्ट सेक प्लीज. Speculative risk arises due to change in market conditions, demand and supply fluctuations, change in prices, changes in fashion, etc. Changes in fashion, etc. ठीक है जी. तो स्पेक्युलेटिव रिस्क किस तरीके के रिस्क हैं? दीज अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, या तो आपकी मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई. ठीक है जी. देयर इज अ डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन, देयर कैन बी अ चेंज इन प्राइस और देयर कैन बी अ चेंज इन फैशन. इन वजह से स्पेक्युलेटिव रिस्क जनरेट होता है. सो उस केस में या तो आपको फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है. साहब, चेंज इन फैशन कैन बी इन पॉजिटिव सेंस एज वेल. मैं जिस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा हूं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता नहीं था, अब फैशन चेंज हो गया. जैसे हो सकता है अब बेल बॉटम्स का फिर से दोबारा से ट्रेंड आ रहा है. साहब, ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है 70s और 80s का ट्रेंड है. ठीक है, 90s में भी नहीं था बेल बॉटम्स का ट्रेंड. सो इट्स अगेन कमिंग बैक. तो हो सकता है कुछ कंपनीज आज फिर बनाती हूं, सो दे आर अगेन इन द मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा रिस्क है प्योर रिस्क. प्योर रिस्क अब यहां आपकी कहानी क्या है? हमने देयर कैन बी अ नो लॉस और देयर कैन बी अ लॉस. समझो, स्पेक्युलेटिव रिस्क में या तो मुनाफा हो सकता है या फिर घाटा हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क के अंदर प्रॉफिट की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. जो मैंने आपको बताया आग लगने वाली सिचुएशन. साहब, इस रिस्क में प्रॉफिट की कोई सिचुएशन नहीं है. ठीक है. इंश्योरेंस क्लेम भी अगर होगा तो इंश्योरेंस क्लेम कभी भी आपके घाटे से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा. तो प्रॉफिट की का कोई सिनेरियो यहां पे है ही नहीं. तो या तो नुकसान नहीं होगा या नुकसान होगा. यही दो पॉसिबिलिटी. यही फर्क है स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क में, कि स्पेक्युलेटिव रिस्क में देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल. प्योर रिस्क में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में. This risk involves possibility of loss or no loss. This risk involves possibility of loss or no loss.
एग्जाम्पल क्या हो गए? द चांस ऑफ फायर, theft and strike are the examples of pure risks. ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क लिखेंगे इसके बारे में। नंबर 1, रिस्क अराइजेज, या अराइज लिख देते हैं क्योंकि रिस्क है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। दीज रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है जी। सेकेंड, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। essential part of every business. Clear? उसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन, एक काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दें यहाँ पे, उसके बारे में अगर लिखना हो तो लिख पाए, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बस। Anyway, depends mainly on nature and size of business. Depends mainly on nature and size of the business. And last, profit is the reward for taking risks. Profit is the reward for taking risks. समझते हैं साहब? रिस्क क्यों अराइज होता है? बिकॉज देयर आर अनसर्टेनिटीज, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, कई कुछ चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता, बिकॉज ये किससे रिलेट करता है? फ्यूचर। सो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता इस वजह से रिस्क है, नुकसान होने का चांस है। ठीक है, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो आप रिस्क को कम कर सकते हो, रिस्क को एलिमिनेट या खत्म नहीं कर सकते। सो आई विल से यू कैन मिटिगेट रिस्क, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क। मिटिगेट मतलब उसको टैकल करना, उसको कम से कम करना, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे रिस्क को। ठीक है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। क्लियर? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का अपना रिस्क होता है, हर टाइप ऑफ बिजनेस का अलग होता है। जितना साइज बढ़ता चला जाता है, रिस्क आपका ऑब्वियसली बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एंड लास्ट, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। मुनाफा कमाते हो किस वजह से? क्योंकि आपने कोई ना कोई रिस्क बियर किया है, कोई ना कोई रिस्क उठाया है। ठीक है जी। अगली हेडिंग, कॉजेज। बिजनेस रिस्क होता क्यों है? कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क।
causes of business risks. तो सबसे पहला कॉज समझते हैं, नेचुरल कॉजेस. नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस में क्या क्या आ जाएगा? फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, heavy rains, famine, etc. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द ह्यूमन कॉजेस. किस वजह से हो सकता है? डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, negligence of employees, strike, riots, management inefficiencies, etc. Strike, riots, management inefficiencies, etc. Economic causes, uncertainties related to, पहले लिख लेते हैं फिर समझ जाएंगे सारा. Demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, higher tax rates, higher rate of interest, on loans, etc. ठीक है. Other causes, political disturbances, mechanical failures, bursting of boilers, fluctuation in exchange rates, etc. ठीक है जी. समझते हैं एक एक कॉज को.
सबसे पहले नेचुरल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सब? नेचुरल कॉजेज मतलब नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, सच एज बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमिन्स, ठीक है, इन सब की वजह से आपके बिजनेस ऑपरेशंस को नुकसान होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल बी ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज सर चोरी चकारी कर रहे हैं एम्प्लॉइज, डिसऑनेस्टी, या फिर गलती भी हो सकती है उनसे, केयरलेसनेस, ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, नेग्लिजेंट हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्राइक पे चले गए, राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, दंगे फसाद हो सकते हैं, एंड मैनेजमेंट इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको रिस्क जनरेट हो या कोई भी लॉस हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के रिस्क, ठीक है, इकोनॉमी रिलेटेड रिस्क, अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स, जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपका धंधा ठप हो सकता है। सिमिलरली कंपटीशन, मार्केट में कितना कंपटीशन है, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, हायर टैक्स रेट्स, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एटसेट्रा, ठीक है। अदर कॉजेज क्या हो गए? अदर कॉजेज में कोई भी ऐसे कॉजेज जो ऊपर की 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, विच इज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सब बहुत सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के रिस्क होते हैं और उन रिस्क की कई सारी वजह हो सकती हैं, ठीक है। उस रिस्क के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में मुनाफा कमाएंगे या घाटा खाएंगे, ठीक है। सो मैंने बताया था प्रॉफिट इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ठीक है, और प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है टू सर्वाइव एंड टू अल्टीमेटली ग्रो। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आपको जब एग्जाम में सवाल लिखने को आएगा आप आप इंटरलिंक करके ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर, we'll take this forward in the next class. Till then, thank you so much. Bye bye.